हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑल्दो हमने मैट्रिक्स का जो जितना भी कॉन्सेप्चुअल था नॉलेज, जितने भी इलस्ट्रेशंस थे वो तो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। मैंने आपको बोला था कि एक और लेक्चर आएगा मैट्रिक्स का जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने मैट्रिसेस का प्रीवियस ईयर जेई एडवांस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उसको हम प्रॉपरली अप्लाई करके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का पूरा जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि लेट एम Aij where ij belongs to 1 to 3 be a 3 by 3 matrix such that Aij is equal to 1 if j plus 1 is divisible by I। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पहले मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि Aij 1 हो जाता है जब भी j plus 1 is divisible by I। ठीक है, अदरवाइज Aij आपका 0 हो जाता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें इस इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा और इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे कि अपना मैट्रिक्स एम पहले बना लेंगे। ठीक है, तो आइए बनाते हैं मैट्रिक्स एम अपना। अब देखिए इसके एलिमेंट्स के लिए कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारा एलिमेंट 1 होगा इफ j प्लस 1 इज डिविजिबल बाई i। j प्लस 1 अगर i से डिविजिबल है तो वो एलिमेंट 1 होगा, अदरवाइज वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहां a11 अगर हम लेंगे तो 1 1 में आपका j की वैल्यू 1 है और j प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 इज डिविजिबल बाई 1, तो ये एलिमेंट आपका 1 हो गया। सिमिलरली a12 तो j की वैल्यू 2 आ गई यानी j प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 इज अगेन डिविजिबल बाई 1, तो ये भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली a13 तो ये भी 1 आ गया। उसी तरीके से जब a21 करेंगे तो यहां पे j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 2 है, लेकिन j प्लस 1 2 हो जाता है, तो 2 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, तो ये वैल्यू 1 आ गई। ये आएगा आपका a1 a2 2, तो यहां पे j की वैल्यू 2 है, j प्लस 1 आपका 3 हो जाएगा विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, दैट इज i, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। सिमिलरली ये a2 3 आएगा, 3 प्लस 1 4 हो गया, इट इज डिविजिबल बाई 2, तो ये एलिमेंट 1 आ गया। सिमिलरली ये वाला देखोगे तो 3 1 एलिमेंट है, तो j की वैल्यू 1 है, तो j प्लस 1 2 हुआ, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये एलिमेंट 0। फिर ये एलिमेंट हो जाएगा आपका 2 3, तो 3 प्लस 1 आ गया आपका 3, 3 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये एलिमेंट 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा a33, j प्लस 1 4 आ जाता है, 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये तो बन गया हमारा मैट्रिक्स M। ठीक है, अब यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि हमें बताना है कि मैट्रिक्स M इज इन्वर्टिबल। तो हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी नॉन सिंगुलर हो। तो सबसे पहले हमें इसको इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ m लूं, ठीक है, ये मैं थर्ड रो के अबाउट एक्सपैंड कर देता हूं क्योंकि इस रो के अबाउट एक्सपैंड करना बहुत आसान है हमारे लिए। तो ये 3 2 एलिमेंट है, नेगेटिव पोजीशन है, तो ये -1 टाइम्स 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये तो भाई आ गया 0। 0 यानी मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो M इज इन्वर्टिबल, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर बात आती है देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स a1 a2 a3 सच दैट m टाइम्स ऑफ a1 a2 a3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें बताना है कि यहां पे नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। m इंटू m, हम इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। m टाइम्स ऑफ a1 a2 a3 इज इक्वल टू माइनस a1 माइनस a2
एंड माइनस A3, ठीक है। तो M मैट्रिक्स यहां पे लिख लेते हैं, ये था हमारा 1 1 1 1 0 1 एंड 0 1 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम A1 A2 A3 से, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, ये आ गया आपका A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर आ जाएगा A1 प्लस 0 प्लस A3, तो A1 प्लस A3, फिर 0 प्लस A2 प्लस A3, तो यहां पे आ गया A2, ठीक है क्या। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A1 माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ A3, ठीक है क्या। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यह दिखाना है कि क्या इसका नॉन जीरो वैल्यूज यानी नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ A1 A2 A3 एग्जिस्ट करती हैं क्या। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगा, ये दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहां से आपका आ जाएगा 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके करेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगा वो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से आगे आपका A2 इज इक्वल टू माइनस A3, तो इसके करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगा A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशंस आए। अब देखिए यहां से A2 प्लस A3 0 है, इसको अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो A1 0 आ जाएगा। A1 0 यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशंस हैं हमारे पास, वो तो यहां से आ जाता है A1 इज इक्वल टू 0 एंड A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। अब ये A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं पता है, तो यहां पे तो हम कोई भी दो ऐसे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिसका सम इज इक्वल टू 0 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्लियरली यहां से हमें तो ये पता चल रहा है कि A2 और A3 अगर नॉन जीरो हो भी तो भी ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कहने का मतलब कि हमारे पास ऐसे वैल्यूज ऑफ A1 A2 A3 एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि तीनों जीरो ना हो फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो ये तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स यानी तीनों के तीनों जीरो होना जरूरी नहीं है, अगर जीरो नहीं भी हुआ तो भी हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर अगला अगर हम देखें ऑप्शन, तो यहां दिया हुआ है द सेट X वेयर X बिलोंग्स टू R क्यूब, MX इज इक्वल टू 0 वेयर 0 इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यानी बेसिकली आपको एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स बताना है जो कॉलम मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जहां पे वो खुद कॉलम मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। यानी वो सिमिलर इसी तरह का कुछ इक्वेशन पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है सच दैट वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, बस इसमें A1 A2 और A3 के बदले में हमारे पास क्या आ जा रहा है, 0 0 और 0 आ जा रहा है, ठीक है क्या। तो अगर हम इसी इक्वेशन में सिर्फ यहां पे 0 0 0 कर दें तो हमारे पास सी ऑप्शन के करेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 और A2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी अगर आप देखो तो आपके पास दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। एक तो A2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकल के आ जा रही है A2 इज इक्वल टू 0, लेकिन A1 और A3 के बारे में हम कुछ खास बोल नहीं पा रहे हैं। तो A1 और A3 दो ऐसे नंबर होंगे जो A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगेन अगर A1 को हमने 1 लिया और A3 को -1 लिया तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स तो फॉर श्योर हमें मिल सकता है जिसके सारे एलिमेंट नॉन जीरो हों बट स्टिल वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तीसरा दिया हुआ है कि द मैट्रिक्स M-2i इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो M-2i अगर इन्वर्टिबल है तो हमें यह शो करना पड़ेगा कि M-2i जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो आके देखते हैं नॉन सिंगुलर होता है कि नहीं। तो अगर M-2i हमने मैट्रिक्स निकाला तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा, इसमें से ये मैट्रिक्स हम 1 1 1 लिखते हैं, M मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, 0 1 0,
और इसमें से 2 टाइम्स ऑफ i यानी 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा वो आपका आ जाएगा -1 फिर यहां पे आगे आपका 1 ही रहेगा, ये -2 और ये 1, और यहां पे आपका हो जाएगा 0 1 -2। ठीक है क्या? इसका हमें निकालना डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका यहीं पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, चलिए यहीं पे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं m-2i का। इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूं फर्स्ट कॉलम के अबाउट। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करिएगा तो -1 इंटू ये आपका हो जाएगा 4 -1 तो 3 एंड -1 इंटू ये हो जाएगा -2 -1 तो -3। ठीक है, और ये देखिएगा तो ये आ जाएगा -3 + 3 विच इज 0, यानी ये तो आ गया आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आ गया यानी m-2i इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें कि ये वाला ऑप्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ये जेईई एडवांस 2023 यानी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ मैनिपुलेशन था नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका रिजल्ट निकालना था। मैट्रिक्स में जब इस तरीके से चारों ऑप्शन आपको वेरीफाई करने होते हैं तो थोड़ा लेंदी तो हो जाता है, लेकिन एज सच इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती। तो आई होप ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट आर बी दिस मैट्रिक्स, जहां पे ए बी सी डी हमारे पास नंबर्स हैं वो इस सेट से लिए गए हैं, तो देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन आर। यहां पे भी हमें इनवर्स फाइंड आउट करने से सवाल मिला। इनवर्स फाइंड आउट करने का किसी भी मैट्रिक्स का तरीका तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल कब सकते हैं। निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पे तो सिर्फ कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही हमें निकालना है, यानी इतनी बात तो क्लियर हो गई कि फॉर दिस मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल ये मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ आर निकालूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको थर्ड रो के अबाउट एक्सपैंड करता हूं तो ये 3 2 पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन है, तो ये आ जाएगा -5 टाइम्स, और यहां पे आपके पास आ जाता है AD - BC। ठीक है, ये तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां पे रिवर्स काउंटिंग टेक्निक यूज करते हैं। रिवर्स काउंटिंग टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वो सारे केसेस निकाल लेते हैं जिसमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, और उसको टोटल नंबर ऑफ केसेस से माइनस कर देंगे। तो पहले तो देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं ABCD के वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो टोटल पॉसिबल केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस ये हमारे पास हो जाएगा 8 टू द पावर 4। ये बात समझ में आई, क्योंकि हर के लिए हमारे पास 8 चॉइसेस हैं। इसमें से वो वाले केस हमें माइनस करने हैं जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। यानी वो केसेस माइनस करने हैं जहां पे AD - BC = 0 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वो केसेस हम लोग काउंट करते हैं। तो ये कब हो सकता है, केस 1 देखिए ध्यान से। पहला केस जहां पे AD - BC 0 हो सकता है वो तब हो सकता है कि AD भी 0 हो जाए और BC भी 0 हो जाए। तो केस 1 व्हेन AD = 0 एंड BC = 0, BC = 0। ठीक है क्या, ये वाला केस निकाल लेते हैं। अब देखिए AD 0 कब होगा, AD 0 तब होगा जब A और D में से एटलीस्ट 1 0 हो, इन दोनों में से कोई एक 0 हो। तो इसको काउंट करने का तरीका क्या हुआ, हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ A एंड D
उसमें से वो वाले ऑप्शंस माइनस कर देंगे जहां ए और डी दोनों ही जीरो नहीं हो रहे हैं। तो देखिए ए के पास टोटल 8 चॉइसेस हैं इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, डी के पास भी 8 चॉइसेस हैं इंक्लूडिंग जीरो। तो ए और डी को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज लिखने के जो होंगे वो आपके 8 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है क्या। फिर उसमें से हम वो वाला केस माइनस कर देते हैं जिसमें ए और डी दोनों ही जीरो नहीं हो, यानी ए के पास भी जीरो का ऑप्शन नहीं है, डी के पास भी जीरो का ऑप्शन नहीं है, तो वो माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज से हमारा एडी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ एडी की बात हुई, हमें तो बीसी को भी जीरो करना है, तो बीसी के लिए भी सेम कंडीशन, तो यानी ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी एडी के लिए हमने लिया, बीसी के लिए भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है क्या। तो अगर हम देखें तो ये तो टोटल हमारे पास कितना है, ये 8 - 1 × 8 + 1 15, 15 × 15 15 स्क्वायर, यानी ये 225 केसेस हो गए, ठीक है क्या। टोटल नंबर ऑफ केसेस यहां से कितने हो गए, 225, ठीक है। केस 2 हम लेते हैं, केस 2 जहां एडी भी जीरो ना हो और बीसी भी जीरो ना हो, ठीक है। तो इसमें हम ये ले सकते हैं कि ए, ये सारे ही इक्वल हो जाएं, अगर ए डी बी और सी, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू सी, ये वाला केस ले सकते हैं, क्योंकि इस केस में भी आपका ए डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे, और ये नॉन जीरो होने चाहिए, याद रखिए। तो ऐसे टोटल केसेस कितने बनते हैं, जीरो को हटा दीजिए तो हमारे पास 7 ऑप्शन बनते हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे हमारे पास, 7, ठीक है क्या। तीसरा केस लेते हैं, केस 3। केस 3 हम लेते हैं जहां पे हमारे पास एडी इज इक्वल टू बीसी बन जाए, एडी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है। और ये नॉन जीरो वाला केस होगा, क्योंकि जीरो वाला केस तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि कोई भी दो नंबर, अच्छा यहां पे एक और खास बात यह है, और इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए जेई ने बहुत सोच समझ के ये नंबर्स दिए हैं। अगर ध्यान से देखिए तो ये सारे नंबर्स 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट हमारे पास क्या आया, बेनिफिट ये आया कि आपके पास एडी इज इक्वल टू बीसी बनाने के लिए आपके पास दो ही ऐसे नंबर हो सकते हैं, मतलब इनमें से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो, उन्हीं का प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो एडी इज इक्वल टू बीसी आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि 3 और 7 ले लिया और 5 और 11 ले लिया तो वो एडी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा। ए के बदले में 3, डी के बदले में 11, तो इसका प्रोडक्ट हो गया 33। सिमिलरली 5 लेते और 13 लेते तो उसका भी प्रोडक्ट 33 आ जाता। तो ऐसा कोई केस बनने की संभावना नहीं है। तो उसका बेनिफिट हमारे लिए काउंटिंग में बड़ा आसान हो गया, और वो बेनिफिट क्या हुआ कि हमने इन सातों में से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यही दो नंबर हम ए और डी को देंगे और यही दो नंबर हम बी और सी को भी देंगे, ठीक है। तो दो नंबर हमने सिलेक्ट कर लिए, ए और डी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, और यही दो नंबर हमें बी और सी में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, ठीक है क्या। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आप देखिए यहां से तो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 21, 42, 84, टोटल 84 केसेस हो गए। तो ये जो 3 केसेस हमने निकाले ये वैसे केसेस हैं जहां पे हमारे पास डिटर्मिनेंट r इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। हमें ये केसेस हटाने हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस से, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, यहां से टोटल नंबर ऑफ केसेस यानी 8 टू द पावर 4 माइनस ये केसेस जो हमने निकाले, ये हो जाएगा 225 प्लस 7 एंड प्लस 84, ठीक है क्या। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां से आप आई थिंक कैलकुलेट तो कर ही लोगे, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि किस लॉजिक से हमने इस आंसर को निकाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट बी बी अ रियल नंबर, कंसीडर द मैट्रिक्स ए बीटा, सॉरी, कंसीडर द मैट्रिक्स ए
और यहां पे दिया हुआ है कि इफ a टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 टाइम्स a टू द पावर 6 माइनस बीटा टाइम्स a टू द पावर 5 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा क्या होगा। अब देखिए, इसको अप्रोच करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दो मेथड तो मैं ही आपको बता देता हूं। पहला मेथड तो यह हो सकता है कि सिंस हमें एक मैट्रिक्स में इक्वेशन दिख रहा है, तो हमारा एक अप्रोच तो यह हो सकता है कि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के और फिर वहां से प्रोसीड करें। ठीक है। दूसरा मेथड मुझे यहां पे यह दिख रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज अगर करेंगे तो शायद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है क्या। तो एक काम करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहां पे हमारे पास दिख रहा है a टू द पावर 7। ठीक है। और यहां से अगर हम देखेंगे तो प्लस a टू द पावर 6 इसके साथ निकाल सकते हैं, है ना। माइनस बीटा अगर कॉमन लेते हैं तो यहां पे आपके पास a टू द पावर 6 और यहां पे प्लस a टू द पावर 5 आ जाएगा। और सिंस ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। ठीक है क्या। तो इक्वेशन से हमने ये कर लिया। यहां से क्लियरली हम देख रहे हैं a टू द पावर 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम a टू द पावर 6 कॉमन ले लेते हैं। यहां पे आपके पास बच जाएगा a प्लस आई। ठीक है। यहां से आप a टू द पावर 5 कॉमन ले लीजिए तो माइनस बीटा टाइम्स a टू द पावर 5, बीटा कांस्टेंट है याद रखिएगा। और यहां पे भी आपके पास a प्लस आई बन जाएगा। ठीक है क्या। ये इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन से हम a टू द पावर 5 और a प्लस आई कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो आइए कॉमन निकाल ही लेते हैं। तो यहां से a टू द पावर 5 कॉमन निकाल लिया, फिर a प्लस आई भी कॉमन निकाल लिया, और फिर यहां पे हमारे पास बचा a माइनस बीटा टाइम्स आई। क्योंकि बीटा कांस्टेंट है तो बीटा को सिर्फ अकेले तो रख नहीं सकते, तो हमें मैट्रिक्स के साथ रखना पड़ेगा ना। ये इज इक्वल टू 0 आया। अब हमें यहां पे देखना है कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ रहा है। तो एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। ठीक है। यहां से अगर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकाली तो देखिए कितना आता है। इस रो के अबाउट एक्सपैंड करते हैं तो ये बीटा टाइम्स ये हो जाएगा -2 + 2, तो ये तो 0 ही हो गया। और +1 टाइम्स यहां से आपके पास हो जाएगा 1 इंटू ये आ गया आपका -4 + 6, तो -4 + 6, तो ये तो नॉन जीरो आ गया। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a तो 0 नहीं है हमारा। तो एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई भी देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई अगर लीजिएगा तो सबसे पहले a प्लस आई मैट्रिक्स बना लीजिए। तो यहां पे बीटा +1, यहां पे 2 और यहां पे -1 हो जाएगा। बस यही आने वाला है। तो यहां पे हम जब इसको इसके अबाउट एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा यहां पे बीटा +1 टाइम्स यहां पे 2 हो चुका है और यहां पे -1, तो 2 इंटू -1 इज -2, है ना। और यहां पे आ जाएगा आपका +2। ठीक है। और +1 टाइम्स फिर ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 1 तो -3। ठीक है क्या। इनफैक्ट ये एक काम करते हैं, यहां पे गलत हो गया है। इसमें हमने +1 कर दिया है, इसमें हमने +1 कर दिया है और इसमें हमें +1 कर दिया है। ठीक है। तो बीटा +1 टाइम्स ये 2 इंटू -1 एंड ये +1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू -1 +1 इंटू 2 0 आ गया। ठीक है, ये तो सही है। फिर 1 इंटू ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 -3 इंटू 2। ठीक है क्या। एक बार पूरा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ बीटा +1 टाइम्स ये आपका हो जाएगा -2 + 2, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा +1 इंटू यहाँ आ जाएगा आपका 2 - 6। तो क्लियरली ये भी आपका क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, क्योंकि वैल्यू 4 आ रही है। तो देखो भाई, ये तो 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 होना किसको पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा। ठीक है। तो a माइनस बीटा आई को हम 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार सबसे पहले यहां पे हम मैट्रिक्स ऑफ a माइनस बीटा आई निकाल लेते हैं। इनफैक्ट डिटर्मिनेंट ही निकालिए, चलिए सीधे। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में
इसको बीटा, इसमें बीटा माइनस करना है, इसमें बीटा माइनस करना है, इसमें बीटा माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। यहां पे आ गया 2, ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा, है ना, और यहां -2 ही रह गया। यहां आ गया आपका 3 1, और यहां बन जाएगा -2 माइनस बीटा, -2 माइनस बीटा, ठीक है। इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अबाउट। फर्स्ट रो के अबाउट अगर आप एक्सपैंड करिएगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू, तो 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। और यहां से अगर आपने देखा तो आपके पास 3 बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, 9 बीटा, तो इसके यहां से हमारे पास 9 बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3, तो आर आंसर विल बी 3। सिंपल कॉन्सेप्ट जो यहां पे यूज हुआ है वो तो बड़ा सिंपल सा, सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो अगर आपने देखा कि 2023 के दोनों सवाल वो भी आपके सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड थे, 2022 वाला भी सवाल ये भी कहीं ना कहीं सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बार बार पूछी जा रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जेईई एडवांस 2022 का एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ M इज दिस मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इक्वल टू M टू द पावर 2022, ठीक है। अब M का पावर हमें बढ़ाना है, तो M का पावर अगर हमें बढ़ाना है तो इसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम आपने पढ़ा होगा, केली हैमिल्टन थ्योरम से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाता है हमारा m माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0, और ये मैट्रिक्स जो है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहां से अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा 5/2 माइनस एक्स, ये 3/2 ही रहेगा, यहां पे -3/2, और ये बन जाएगा आपका -1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक और शॉर्ट तरीका मैं भी आपको बता दूंगा कि 2/2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, और यहीं से वेरीफाई भी हो जाएगा। आगे से हम कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो यहां पे इसको अगर एक्सपैंड करिएगा तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस एक्स इंटू -1/2 माइनस एक्स, ठीक है, एंड देन प्लस ऑफ 9/4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट यहां से -5/2 प्लस 1/2, तो -5/2 प्लस 1/2 इज 4/2, तो ये हो गया 2, ठीक है, एंड प्लस यहां पे आ रहा है आपका -5/4 प्लस 9/4, तो 4/4, ये 1 आ गया। तो ये बड़ा सिंपल सा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जरा एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो 2 आया है ये क्या है, तो ये इसका ट्रेस है। ध्यान से देखिए, 5/2 प्लस 1/2 अगर आप करिएगा, 5/2 प्लस 1/2 करिएगा तो ये तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों का सम है, ठीक है, इन दोनों का सम करिए तो वैल्यू 2 आती है, तो दिस इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो 1 आया है ना, ये और कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ये -5/4 प्लस 9/4 इज 1, यानी ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है ये हमेशा इस फॉर्म में आएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स x एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। आगे से कभी भी हमें 2/2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा तो हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे, हम बार बार इस अप्रोच से नहीं जाएंगे, ठीक है। 3/3 के लिए भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया। हमने बात करी थी कि ये मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जो मैट्रिक्स का इक्वेशन बना यहां से वो इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए। तो मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया हमारे पास m² -2m
n प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब जब अगर हमें मैट्रिक्स m का पावर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहां से m स्क्वायर को m के टर्म्स में लिख लेंगे। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस आई आ गया, ठीक है क्या। अब अगर हमें इन दोनों में m से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से m क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस m स्क्वायर माइनस m आ जाएगा, और m स्क्वायर की वैल्यू हम यहां वापस से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्या 2m माइनस आई, ठीक है क्या, और माइनस m। तो ये देखिएगा 4m माइनस m, ये आ गया 3m एंड माइनस 2i, ठीक है। अभी तक दो ही टर्म है हमारे पास, तो ऐसा कुछ पैटर्न हम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें एक और टर्म चाहिए। तो एक काम करते हैं, m क्यूब भी निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम m क्यूब देखते हैं तो इसमें वापस से m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या 2m माइनस आई, और यहां से आपके पास ये 2m होगा, सॉरी, ठीक है, ये 2m हो जाएगा माइनस 2m। तो यहां से देखिएगा तो 6m माइनस 2m इज 4m और माइनस 3i। अब देखते हैं क्या कोई पैटर्न यहां पे स्टैब्लिश हुआ है। तो देखिए जब m स्क्वायर था तो यहां 2m माइनस आई था, यानी जब यहां 2 था तो यहां 2 और यहां 1 था। जब यहां 3 था तो यहां 3 और यहां 2 था। जब यहां 4 आया, ये m4 होगा, जब यहां 4 आया तो यहां 4 और यहां 3 है। तो पैटर्न हमें दिख रहा है कि जो भी पावर यहां पे होगा वही नंबर यहां आएगा और उससे एक छोटा यहां पे आएगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्या हम इसको लिख सकते हैं कि m टू द पावर k जब भी होगा, ये मैट्रिक्स हमारा कुछ बन जाएगा k टाइम्स ऑफ m माइनस k माइनस 1 टाइम्स ऑफ i, ठीक है क्या। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रिकरेंस रिलेशन बन गया हमारे मैट्रिक्स में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, तो m टू द पावर 2022 निकालना है, यानी k की वैल्यू हमें 2022 रखनी है। तो आइए रख देते हैं। तो m टू द पावर 2022 अगर निकालिएगा तो ये बन जाएगा 2022 टाइम्स m माइनस 2021 टाइम्स i, ठीक है। यानी m के एलिमेंट्स में हम 2022 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस i में हम 2021 से मल्टीप्लाई करके m से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2022 टाइम्स m लिख लेते हैं। तो ये 5/2 क्या था भाई मैट्रिक्स, 5/2 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2, 5/2 3/2 माइनस 3/2 और माइनस 1/2, ठीक है। एंड माइनस 2021 टाइम्स i, तो 1001, ठीक है क्या। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 1011 से मल्टीप्लाई होगा 5, तो यहां बन गया 5055, ठीक है। यहां बन जाएगा 3033 माइनस 3033 माइनस 1011, ठीक है, और माइनस ये अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2021 0 0 2021, ठीक है। फाइनल आंसर लिखते हैं, दिस माइनस दिस, तो ये बन जाएगा 3034, ठीक है। ये तो 3033 ही रह गया, ये माइनस 3033 रह गया, और ये बन गया आपका माइनस 3032। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखते हैं कोई ऑप्शन मैच हुआ क्या। तो ये वाला ऑप्शन हमें मैच होता हुआ दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हमने यूज किया मैट्रिक्स के पावर बढ़ाने के लिए, और फिर हम यहां पे अपना आंसर लेके आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि फॉर एनी 3/3 मैट्रिक्स M, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ M डिनोट द डिटर्मिनेंट, मतलब मॉड M डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ M, let E be a matrix, P be a matrix and F be a matrix. If Q is a non-singular matrix of order 3/3, then which of the following statements is or are true? ठीक है।
हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको हमें वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अच्छा आपने पता नहीं ये चीज पढ़ी होगी कि नहीं। ठीक है, ये जो P दिख रहा है हमें, है ना, ये P दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाया हुआ दिख रहा है। कैसे कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इन दोनों को रोज को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो हमें P मिल जाएगा, या फिर P में हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखिए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या होता है कि इन एलिमेंट्री मैट्रिक्स को, जैसे आई को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जिस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, आपने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े होंगे। पहला कि अगर हम किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर दें, 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दें। दूसरा, किसी भी रो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर तीसरा हो जाता है कि किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये आपके एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये कहीं ना कहीं वही एलिमेंट्री ऑपरेशन करता है। इसका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑपरेशन रोज पे होगा, अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑपरेशन कॉलम पे होगा। और कौन सा ऑपरेशन होगा? वही ऑपरेशन होगा जो इस मैट्रिक्स को बनाने में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आपने किया है। जैसे इस मैट्रिक्स को बनाने में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे क्या किया है, सेकेंड रो को और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, क्या P बनाने में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे क्या क्या रो ऑपरेशन किया होगा, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया होगा। तो अगर P को किसी भी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का रो सेकेंड और रो थर्ड क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम्स पे वो ऑपरेशन होगा, क्योंकि अगर आप देखो यहां पे इन दोनों के कॉलम भी अगर आप इंटरचेंज कर दोगे ना, कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी इंटरचेंज करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता हुआ दिख रहा है। यानी ये मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर कॉलम 2 और कॉलम 3 भी इंटरचेंज किया होता तो भी हमें यही मैट्रिक्स मिलता। तो हमेशा याद रखो कि अगर आप प्री मल्टीप्लाई करते हो तो ऑपरेशन रो पे होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो ऑपरेशन कॉलम पे होता है। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो यहां पे ये जो PEP निकालना है ना, ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, और बिना मल्टीप्लिकेशन के आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब हमने क्या किया है, P को E में प्री मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप सिर्फ PE निकालना चाहो, ठीक है, अगर आप PE निकालना चाहो तो आपको कुछ नहीं करना है, E का ये दोनों रोज इंटरचेंज कर देना है। क्या करना है, सेकंड और थर्ड रो इंटरचेंज कर देना है। तो PE आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 2 3। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा तो 8 13 18, और यहां पे आपका हो जाएगा 2 3 एंड 4। ठीक है, ये PE आ गया। अब इसमें हम P से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो PEP निकालिएगा आप, तो अब ये दोनों आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर होगा 1 8 2, ये दोनों इंटरचेंज हो गए तो यहां पे 3 18 एंड 4, और यहां पे 2 13 एंड 3 बन जाएगा। ठीक है क्या, तो ये आपका PEP मैट्रिक्स आया। अच्छा, हमें यह बताया गया था कि क्या ये F के बराबर है, तो F से कंपेयर कर लेते हैं। तो F अगर आप देखते हैं तो ये सेम मैट्रिक्स है, यानी ये तो ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, अगर ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स का अगर आप एप्लीकेशन जानते तो बिना ज्यादा मेहनत किए और बिना मल्टीप्लाई किए ये सीधे सीधे आंसर आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे हम। अच्छा, P स्क्वायर हमें निकालना है तो P इंटू P आप मल्टीप्लाई करिएगा तो P स्क्वायर तो हम निकाल ही सकते हैं। P स्क्वायर यानी कहने का मतलब क्या है, P इंटू P, यानी आपके मैट्रिक्स P में हम P से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो P से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों आप आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे।
तो सेकेंड और थर्ड रो को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपके पास 1 0 0, ये आपका पहले आ जाएगा तो 0 1 0, और ये बाद में आ जाएगा तो 0 0 1, तो ये तो आपका आई ही आ गया। ठीक है, तो ये भी सेम एलिमेंट्री, अगर मैट्रिक्स का अगर आप ऑपरेशन जानते हैं और प्रॉपर्टी जानते हैं तो बड़े आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स इज इक्वल टू बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ पी एफ क्यू इनवर्स। ठीक है, तो उसके लिए चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और उसके लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं। तो अगर यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ई अगर आप निकालना चाहो, डिटर्मिनेंट ऑफ ई, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये क्या आएगा, 1 इंटू 54 माइनस 42, तो 1 इंटू 54 माइनस 42, फिर माइनस 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 32, 36 माइनस 32, एंड प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा आपके पास कितना होगा, 3 इंटू 26 माइनस 24, 26 माइनस 24 निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 12, यहां से आएगा 4 तो माइनस 8, और यहां से आ जाएगा आपका प्लस 6। ठीक है क्या, एक बार देख लेते हैं फिर से। ई आया आपका 1 इंटू 18 3 54 माइनस 13 चौका 52, यहां 52 होगा, सॉरी, यहां 1 इंटू 54 माइनस 52। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2, यहां से माइनस 8 एंड प्लस 6। भाई साहब ये तो आ गया 0। ठीक है क्या, ये तो आ गया 0। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ f तो बहुत आसानी से फिर यहां पे निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि f इज पी ई पी। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि f इज इक्वल टू पी ई पी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ f इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ p डिटर्मिनेंट ऑफ e डिटर्मिनेंट ऑफ p है क्या। डिटर्मिनेंट ऑफ e हमारा 0 आ गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ f भी हमारा 0 आ जाएगा। तो ये चीज तो हमने एस्टैब्लिश कर ली कि डिटर्मिनेंट ऑफ e भी 0 है और डिटर्मिनेंट ऑफ f भी 0 है। ठीक है, अब जो चीज हमें निकालनी है बी ऑप्शन में हमें प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ पी एफ क्यू इनवर्स। तो देखिए यहां RHS तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ E इंटू क्यू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ F इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इनवर्स, ये भी 0। तो RHS तो हमारा 0 आ रहा है। क्या LHS भी हमारे पास 0 आ रहा है, जहां पे Q क्या है, Q इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हमें एग्जैक्टली Q तो पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि जो भी है Q वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो चलिए यानी अब बात हमें इसकी करनी है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया ई क्यू प्लस पी, एफ के बदले में हम लोग क्या ये पी ई पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो पी ई पी क्यू इनवर्स। ठीक है क्या, अब यहां ध्यान से देखिए, तो ये पी स्क्वायर तो आपका क्या आ गया, पी स्क्वायर की वैल्यू आई थी, तो ये बन जाएगा ई क्यू, ये आई हो गया तो ये बन जाएगा ई पी क्यू इनवर्स। अच्छा, इसमें से क्या हम ई कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स। ठीक है, और इसका अगर डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये भी आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ई और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स, और ये तो वैल्यू 0 थी तो ये भी 0 आ गई। RHS भी आपका 0, LHS भी आपका 0, यानी ऑप्शन बी भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है क्या, बी करेक्ट हो गया। अच्छा, यहां पे हमें दिया हुआ है कि EF का क्यूब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू EF का स्क्वायर डिटर्मिनेंट।
अच्छा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ई तो जीरो था, तो ये भी वैल्यू आपके जीरो के बराबर होगी, ये भी वैल्यू आपके जीरो के बराबर होगी, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन में हमें बताना है कि सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इनवर्स EP प्लस F इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ E प्लस P इनवर्स FP। ठीक है क्या? तो हमारे पास पहला है P इनवर्स EP प्लस F, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो P इनवर्स EP प्लस F। अच्छा, हमने एक चीज प्रूफ किया था कि P स्क्वायर इज इक्वल टू I, तो अगर P स्क्वायर इज इक्वल टू I है, दोनों से P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P इज इक्वल टू P इनवर्स आ जाएगा। P इज इक्वल टू P इनवर्स आ जाएगा, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं PEP प्लस F। तो भाई PEP तो F ही था, तो ये तो 2F बन गया। ठीक है ना, 2F बन गया। अगले वाले को देखते हैं जरा। नेक्स्ट हमारे पास E प्लस P इनवर्स FP लिखा हुआ है, तो E प्लस P इनवर्स FP लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो F के बदले में हम लिख देंगे PEP, तो ये हो गया E प्लस P इनवर्स PEP टाइम्स P, है ना। तो ये हो गया E, P इनवर्स P तो I हो गया, है ना, और ये P स्क्वायर भी I हो जाएगा, तो ये तो E ही हो गया, तो ये हो गया 2E। ठीक है क्या? तो मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स बना ये 2F बना, ये वाला जो मैट्रिक्स बना ये 2E बना। अब क्या इस 2F के डायगोनल एंट्रीज का सम इस 2E के डायगोनल एंट्रीज के सम के बराबर है? तो आइए E और F को देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ट्रेस ऑफ 2E जो आएगा ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, इसमें सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 4 और प्लस 18 22 इंटू 2 44 आ जाएगा, तो ये हो गया 44। सिमिलरली इसके केस में ट्रेस ऑफ 2F अगर हम निकालते हैं तो F भी हमें दिया हुआ है, तो ये भी हो गया आपका 19 प्लस 3 22 इंटू 2 44, तो ये भी आ गया आपका 44। यानी ये दोनों तो आपके बराबर आ गए, यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो A, B और D ये तीनों ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यहां पे जितने भी सवाल हमने मैट्रिक्स के किए अभी तक, और भी सवाल हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। यहां पे जो मेजर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है सिंगुलैरिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलैरिटी ऑफ अ मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू हैव इट्स इनवर्स। तो ये दोनों कंडीशंस में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना होता है कि भाई मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हुई तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, उसको सिंगुलर बोलेंगे। जीरो नहीं हुई, जीरो हुई तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा, उसको सिंगुलर बोलेंगे। और जीरो नहीं हुई तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आज हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का क्या होता है मेन ऑपरेशन अगर हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये दो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। और वैसे अगर आप देखिए तो पेपर में यूजुअली मैट्रिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस वेरीफाई करने पड़ते हैं, तो थोड़ा ऑन अ लेंदियर साइड चला जाता है। बाकी एज सच इसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी रिलेटिवली कम रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिक्स के, जेईई एडवांस के, है ना, ताकि हमें क्वेश्चंस के थ्रू ही कुछ और भी चीजें सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको सही लगता हो, चीजें अगर आपको समझ में आ रही हों और आपको लगता है कि इससे आपको कुछ वैल्यू डिराइव हो रहा है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस पे हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करनी है। जेईई एडवांस को उस तरीके से तैयार करना है सच दैट हम अपने आप को सिर्फ क्वेश्चंस के लिए तैयार ना करें, हम अपने आप को कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयार करें, ताकि क्वेश्चन कुछ भी आए हम आसानी से कर लें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इस वीडियो को अगर आपको इसमें चीजें कुछ लगें कि ऑफ वैल्यू आपको मिली हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट लगता है कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आई और इस पे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है,
तो आप कमेंट करके वीडियो पे जरूर बताइए, उसके करस्पॉन्डिंग मैं एक और वीडियो बना दूंगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और खुश रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।